तेजीमोला के जन्म लेने से 3 हफ्ते पहले उसकी मां न्योमोली ने इतने सारे संतरे, पके हुए आड़ू और इतने सारे चिकने बीज खा लिए थे कि उसे अपने बचपन में सुनी वे बातें याद आ गई थी कि अगर आप गलती से बीज निगल जाते हो तो रातों रात एक पेड़ में तब्दील हो जाते हो। डर के मारे वो उस रात सो नहीं पाए और अजीब अजीब सपने उसे आते रहे कि वो अलग अलग तरह के पेड़ों में बदल गई है। सुबह उसने अपने पति धनीराम को सपनों के बारे में बताया। वो एक व्यापारी था और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। धनीराम ने उसे समझाया कि उसके सपनों का कोई मतलब नहीं है। यही नहीं, उसकी दाई अगहुनी ने ये भी कहा कि उसे सपने में चूंकि हरे भरे आम और अन्य पेड़ दिखाई दिए हैं तो इसका अर्थ है कि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और संतान सुख भोगेगी। पर अगहुनी की बात गलत साबित हुई और बच्ची को जन्म देते ही न्योमोली की मृत्यु हो गई। बच्ची की आवन नाल काटते हुए अगहुनी ने देखा कि वो छोटी नन्ही कलियों में बदल रही है। जब तक उसने बच्ची को नहलाया वे कलियां पूरी पत्तियों का रूप ले चुकी थीं। हालांकि उसने उन्हें एक एक कर चुनना शुरू कर दिया था, पर वे उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों से किसी घास की तरह उगने लगी थीं। जब तक न्योमोली की पलकों को उन पत्तियों ने ढका वो मर गई, क्योंकि पत्तियों द्वारा उसके शरीर से सारे रक्त को चूस लेने के कारण वो सांस नहीं ले पा रही थी। अगहुनी ने पूरी कोशिश करके उसके शरीर को साफ किया ताकि किसी को इस बारे में पता न चले और उसके बाद ही सबको बच्ची के जन्म की सूचना दी। उसने धनीराम से ये भी कहा कि वो न्योमोली को अपनी बहन की तरह मानती थी, इसलिए जब तक तेजीमोला शादी के योग्य नहीं हो जाती और किसी योग्य वर से उसका विवाह नहीं हो जाता वो उसकी देखभाल करना चाहेगी। असल में उसे डर था कि कहीं शिशु के शरीर में से भी पत्तियां न फूटने लगे और उसकी भी मृत्यु न हो जाए। धनीराम ने अपने घर के पिछवाड़े में उसके लिए एक घर बनवा दिया ताकि वो वहां रहते हुए बच्ची की देखभाल कर सके। वैसे भी उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। तेजीमोला को सब प्यार से तेजी कहते थे। गांव वालों के जोर देने पर धनीराम ने दूसरा विवाह कर लिया ताकि तेजी को मां का प्यार मिल सके। इस बीच अगहुनी तेजीमोला के शरीर से कम 4 बार अलग अलग तरह की पत्तियां निकाल चुकी थी। ऐसा करने के लिए वो कभी उसे हल्दी का लेप लगाती तो कभी सोयाबीन का लेप, ताकि उसे पत्तियां खींचकर निकालनी न पड़े। इस तरह के लेप लगाए जाने के वजह से तेजीमोला के रंग में लगातार निखार आता जा रहा था और उसकी सौतेली माँ रमोला उसे देख जहां हैरान रह जाती वहीं उसे जलन भी होती। उसका खुद का रंग काला था और तेजीमोला न सिर्फ सुंदर थी वरन उसकी आंखें भी एकदम अंडाकार थी और पलकें घनी थीं। अगहुनी को हमेशा उसकी चिंता सताए रहती थी कि कहीं उसे भी कुछ हो न जाए। एक रात अगहुनी की सोते सोते ही मृत्यु हो गई। एक दिन जब धनीराम बाहर जाने के लिए सामान बांध रहा था तब एक लाल गर्दन वाले हरे रंग के तोते ने गीत गाया, जब तुम मुझे देखते हो तुम नाराज हो जाते हो, तुम्हारी बेटी एक खूबसूरत युवती बन गई है, तुम शहर से उसके लिए वर कब लेकर आओगे। उसने तोते को देखकर एक ठंडी आह भरी और उसे आश्वासन दिया कि अगले 6 महीनों की अपनी समुद्री यात्रा के दौरान वो अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर जरूर ढूंढ लेगा। तोते की आवाज बहुत ही कर्कश और तेज थी, जिसे सुनकर धनीराम को अपनी दूसरी पत्नी का ध्यान आ जाता, जो बहुत ही लड़ाकू किस्म की स्त्री थी। गांव में वो सबसे लड़ती रहती थी और तेजीमोला के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करती थी। पर रमोला के दिमाग में तो कोई और ही खुराफात चल रही थी। जैसे ही धनीराम अपनी यात्रा पर निकला उसी रात रमोला ने अपने दोनों बेटों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया, पर तेजीमोला को खाने के लिए केवल बचे हुए चावल नमक के साथ दिए। वो दिन रात उससे घर के सारे काम करवाती और सोने के लिए एक बांस की चटाई दे देती। तेजीमोला खुशी खुशी सारे काम करती। जब भी उसे अपनी माँ की याद आती वो रुआसी हो जाती। वो अक्सर अगहुनी को याद कर रोती, क्योंकि उसे तो माँ का प्यार उसी से मिला था। उसकी सबसे खास सहेली का विवाह तय हो गया था और जब उसने अपनी सौतेली माँ से जाने की अनुमति मांगी तो तेजीमोला ये देखकर हैरान रह गई कि न सिर्फ उसने उसे जाने की अनुमति दे दी वरन अपनी माँ के सूती कपड़े मांगने पर उसने उसे अपने महंगे रेशमी कपड़े भी पहनने को दिए। उसे हिचकिचाते देख रमोला ने कहा, तुम ये कपड़े पहनो, इससे तुम और सुंदर लगोगी। मैं तो अब ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए।
अपनी सहेली के विवाह में तुम खूब सज कर जाओ, पर क्या तुम अकेली वहां जा सकोगी? हाँ, मैं अकेली जा सकती हूँ, सुंदर कपड़ों को देखते हुए तेजीमोला ने खुशी से कहा। पर रमोला तो कुछ और ही सोच रही थी। उसने उन कपड़ों को एक जूट के थैले में डालते हुए रेशमी वस्त्र की तहों के बीच धीरे धीरे जलने वाला एक अंगार और एक छोटा सा चूहा रख दिया। फाल्गुन का महीना था, ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर लाल रंग के गुड़हल के फूल बिखरे हुए थे। सहेली के घर जाते हुए तेजीमोला को लगा कि जैसे थैले में कुछ हिल रहा है। वो उसे खोलकर देखना चाहती थी, पर उसकी सौतेली माँ ने उसे हिदायत दी थी कि वो विवाह स्थल पर पहुंचकर ही थैला खोले, उससे पहले नहीं, वरना रास्ते की धूल मिट्टी से वस्त्र गंदे हो जाएंगे। माँ के डर से तेजीमोला चुपचाप चलती रही। वो अपनी माँ के गुस्से को जानती थी। उसने और तेज चलना शुरू कर दिया ताकि जल्दी से सहेली के घर पहुंच सके और नहाने के बाद इन वस्त्रों को पहन सके। उसने अपने थैले से धुआं निकलता नहीं देखा। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद जब उसने पहनने के लिए वस्त्रों को निकाला और देखा कि वे जगह जगह से कटे हुए हैं और कहीं कहीं से जल भी गए हैं, तो वो हैरान रह गई। वो डर के मारे रोने लगी कि अब तो उसकी सौतेली माँ उसे कोई बड़ी सजा देगी, क्योंकि उसने उसके इतने कीमती कपड़े खराब कर दिए थे। उसकी सखी सोखी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। तेजी, तुम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो। माँ को मैं ये बात कैसे समझाऊंगी? वो मुझे बहुत मारेगी। उन्हें सब सच बता देना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर सोखी ने उसे उपहार में मिले हुए अपने रेशमी वस्त्र पहनने के लिए दिए, पर तेजी दुखी थी और यह बात भी उसे रुला रही थी कि सोखी उससे दूर चली जाएगी, जिसके साथ वो अब तक अपने सारे दुख सुख बांटती आई थी। फिर जिसका तेजी को डर था वही हुआ। उसकी माँ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने तेजी के लंबे बालों को खींचा और उसे मारने लगी। सजा के रूप में उसने तेजी से भीगे हुए चावलों को पीसने के लिए कहा। तेजीमोला बहुत रोई कि उसने सचमुच वस्त्र नहीं फाड़े हैं, पर रमोला नहीं मानी। वह तो कब से तेजी को मारना चाहती थी और अब इस सुनहरे अवसर को वह गंवाना नहीं चाहती थी, खासकर जब उसके पिता भी घर पर नहीं थे। उसने चावल पीस रही तेजीमोला के दाएं हाथ को ही चावल के साथ पीसना शुरू कर दिया और उससे कहा कि अब वो पीसने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करे। तेजीमोला रोते रोते बोली, माँ, तुमने मेरे दोनों हाथों को आहत कर दिया है, मुझे जाने दो। रमोला ने उससे कहा कि वो अपने सिर से चावल पीसे और फिर लकड़ी के डंडे से उसका सिर ही तोड़ दिया। रमोला ने उसके शव को पिछवाड़े में दबा दिया। जैसे ही रमोला वहां से हटी, तेजीमोला का शरीर धीरे धीरे फूटकर कद्दू की एक बेल में बदल गया। उसकी वाहिकाओं ने मिट्टी से रक्त चूस लिया और उससे पौधे का पोषण होने लगा। पत्तियों, टहनियों और जड़ों ने तेजीमोला की आत्मा को सुरक्षित रखा। दोपहर में जब ठंडी हवा बह रही होती, तो पिछवाड़े में खड़ा कद्दू का पौधा गीत गाता और अपने फूलों की खुशबू बिखेरता रहता। लोगों को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता था, क्योंकि ऐसी ठंडी दोपहर में अक्सर हवा में ऐसे गीत बहते थे। बेल वाले पौधे द्वारा गाया जाने वाला गीत बहुत ही मधुर होता था। लगता था कि कहीं बहुत दूर कोई स्त्री गा रही है। जब पड़ोसियों ने तेजीमोला के बारे में पूछा तो रमोला ने कहा कि वो अपनी सहेली के घर गई है, कुछ महीनों बाद वापस आ जाएगी। अपने अपराध बोध की वजह से शायद रमोला पिछवाड़े में जाती ही नहीं थी। एक दिन एक दुबली पतली स्त्री उससे भीख मांगने आई और कद्दू की मांग की। रमोला उसकी बात सुन हैरान रह गई। रमोला हैरानी से बोली, मुझे नहीं पता कि तुमने कद्दू कहाँ देखा है, पर अगर ऐसा है तो खुद ही जाकर ले लो। कुछ क्षण बाद वह स्त्री चिल्लाती और रोती हुई वापस आई और बेहोश हो गई। रमोला के तो जैसे होश ही उड़ गए। बड़बड़ाती हुई वो अंदर गई और पानी लाकर उस स्त्री पर छिड़का। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुमने क्या देखा? होश आने पर स्त्री ने अपनी घबराई हुई नजरें चारों ओर घुमाईं। वो अभी भी कांप रही थी और पसीने से तर थी। उस बेल में भूत है। वो कहती है कि वो तेजीमोला है और उसकी सौतेली माँ ने रेशमी वस्त्र खराब हो जाने की वजह से उसकी हत्या कर दी है। वो कौन है? ये सुन रमोला बरामदे में इधर उधर चक्कर काटने लगी। उसे डर लग रहा था, क्योंकि पड़ोसी अक्सर उससे पूछते ही रहते थे कि तेजीमोला अभी तक वापस क्यों नहीं आई। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, आखिर वो एक बेल ही है। वो तो मर चुकी है।
वो एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर पिछवाड़े में गई और बेल से सटकर खड़ी हो गई ताकि गाना सुन सके। उसने सुना कोई विवाह के समय गाए जाने वाला विदाई गीत गा रहा है। तुरंत उसने बेल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पौधे के कोमल बीज चारों ओर बिखर गए। उनका रस उसके सफ़ेद कपड़ों पर पड़ा तो निशान बन गए। वो बुरी तरह से हौंफ रही थी और उसके माथे से पसीना बह रहा था। रमोला और उसके बेटों ने मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदकर उस पौधे को बगीचे के एक एकांत कोने में दबा दिया। इस बार जहां इस पौधे की पत्तियां, टहनियां, बीज, जड़ आदि दबाए गए थे, वहां पर गहरे लाल रंग के आलू बुखारे के फल जैसा पौधा उग आया। कुछ हफ्तों बाद गांव के कुछ गाय चराने वाले रमोला के पास पके हुए आलू बुखारे मांगने आए। तभी एक एक कर आलू बुखारे धरती पर गिरने लगे। एक आलू बुखारे के मुंह से गाढ़ा झाग निकलकर बहने लगा। एक आलू बुखारा वहां बैठकर किसी बच्चे की तरह रोने लगा। फिर उनमें से एक गाने लगा, अपने हाथ फैलाने की हिम्मत मत करना, मैं कोई आलू बुखारे का पेड़ नहीं हूँ, मुझे तो रेशमी वस्त्रों की वजह से पीसकर यहाँ दबा दिया गया है। यह मैं हूँ तेजी मोला। जब धनीराम गांव लौटा तब तक शरद ऋतु आ चुकी थी। पके धान के खेत सुनहरी लग रहे थे और एकदम स्वच्छ आकाश का स्वागत कर रहे थे, जिस पर सरसों के खेतों में खिले नन्हे पीले फूलों की तरह करोड़ों तारे टिमटिमा रहे थे। असम के एक सुदूर बसे गांव में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी जो उसे अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर लगा था। उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं थी। नाव धनीराम के गांव के करीब पहुंच रही थी। बहते पानी की आवाज पैदा हो रही थी जो किसी गीत की तरह लग रही थी। वो अपने साथ बहुत तरह का सामान लाया था। तभी उसकी नज़र पानी में खिले कमल पर गई। ऐसा कमल उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो बांस से बनी छतरी जितना बड़ा था। उसने कहा, इसे मैं अपनी बेटी के लिए तोड़ूंगा क्योंकि मेरी सुंदर बेटी इस तरह का फूल पाने की ही हकदार है। जैसे ही धनीराम उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा कि तभी वो कमल अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगा, जिसमें वो चूहे, अंगार और अपनी सखी के विवाह की बात कर रहा था। तेजी मोला केवल एक ही बार गा सकती थी, इसलिए उसकी बात पर विश्वास न करते हुए जब वो कमल को उखाड़कर फेंकने देने लगा तो वो ऐसा न करने की प्रार्थना करने लगी। जब उसे तोड़ा जाने लगा तो अचानक उसने देखा कि उस फूल ने अपनी हथेलियां खोल ली हैं। उसने एक हाथ में पान का नया पत्ता लिया और दूसरे हाथ में चबाया हुआ पान का पत्ता और बोला, अगर तुम वास्तव में तेजी मोला हो तो तुम चातक पक्षी में बदल जाओगी और मेरे दाएं हाथ में रखे चबाए हुए पान के पत्ते पर चोंच मारोगी। अगर तुम कोई भूत हो जो मुझे छलने की कोशिश कर रहा है तो तुम मेरे बाएं हाथ में रखे ताजे पान के पत्ते पर चोंच मारोगी। मेरे आदेश का पालन करने में दैवी शक्तियां तुम्हारी मदद करेगी। हवा अचानक बहते बहते रुक गई। ऐसा लगा कि कमल सांस ले रहा है। जब दोपहर को वो घर पहुंचा तो उसके साथ पिंजरे में एक चातक पक्षी भी था। रमोला ने उसके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई। धनीराम ने जब तेजी मोला के बारे में पूछा तो वो जोर जोर से रोने लगी और बोली कि जब वो अपनी सहेली के विवाह में गई थी तो वहीं से एक आदमी के साथ भाग गई। उसने शर्म के मारे यह बात किसी को नहीं बताई है। उसके दोनों बेटों ने कहा कि उन्होंने तेजी मोला को जगह जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। ये सुन धनीराम एक लाल वस्त्र लेकर पिंजरे के पास गया और तेजी मोला से कहा, अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपने असली रूप में आओ और इस वस्त्र को पहनो। धनीराम ने रमोला को उसके बेटों सहित घर से निकाल दिया। 1 महीने बाद गांव वाले ऐसी भव्य शादी में शामिल हुए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। रमोला को उसके बाद किसी ने नहीं देखा। तेजी मोला अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करती रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।